तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछने वाला है। जिस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं और थॉमस यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं स्टूडेंट कि इस चैप्टर से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आपको यदि मेरा वीडियो देखना है तो आप टॉपिक के साथ मेरे चैनल का नाम लेकर के उस टॉपिक को ढूंढ सकते हैं। तो आप लिखिएगा टॉपिक का नाम, साथ में लिखिएगा फिजिक्स बाई धर्मराज यादव, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण। तो देखिए स्टूडेंट, व्यतिकरण क्या होता है? कोई प्रकाश किरण है, ऐसे ऐसे चल रही है, ये जो है प्रकाश की किरण है, ऐसे चल रही है। फिर कोई दूसरी प्रकाश किरण ऐसे ऐसे ही चल रही है, और यदि वो दोनों प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चल रही है, यदि ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है और इनके आयाम समान है, आवृत्ति समान है, तो आगे जा करके ये दोनों तरंगे जो है स्टूडेंट एक हो जाती है। ये दोनों तरंगे जो आगे जा करके फिर एक ही हो जाएगी, यहाँ से ये मिल करके एक ही बन करके आगे गुजर जाएगी, इस तरह से एक हो जाएगी। तो ये घटना कहलाता है स्टूडेंट प्रकाश का व्यतिकरण। तो समझ गए कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो हम आपको समझा दिए कि इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। परिभाषा हम लोग बाद में लिखेंगे, परिभाषा लिखने से पहले इसको 3D में समझते हैं। तो ये देखिए, तो हेलो स्टूडेंट, जब दो प्रकाश तरंगे जब दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है और यदि उनका आयाम और आवृत्ति समान है, तो वो दोनों तरंगे आगे जा करके मिल करके एक ही तरंग बन जाती है। तो ये जो घटना होता है स्टूडेंट, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त ये है स्टूडेंट कि दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए, दोनों तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए, दोनों तरंगों का आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य बराबर होना चाहिए, और दोनों प्रकाश स्रोत जो है एक वर्णीय होना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो ये अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपने क्या देखा? आपने देखा कि दो प्रकाश तरंगे या दो से अधिक प्रकाश तरंगे यदि समान कला में अध्यारोपित हो रही है, तो वो और यदि उनका आयाम और आवृत्ति समान है, तो आगे जाकर के दोनों तरंगे मिल करके एक बन जाती है, और यही घटना कहलाता है प्रकाश का व्यतिकरण। तो आप लोग समझ चुके हैं स्टूडेंट, तो इसका हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण में लिखिए स्टूडेंट, प्रकाश के व्यतिकरण में लिखिए, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे माध्यम के किसी पृष्ठ पर, माध्यम के किसी पृष्ठ पर समान कला में अध्यारोपित हो, समान कला में अध्यारोपित हो, तो परिणामी प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। तो परिणामी प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग व्यतिकरण का परिभाषा समझ लिए। अगला हेडिंग ये लगाइए कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, इसमें कुछ पॉइंट होंगे स्टूडेंट, उसको लिखना है आपको। पॉइंट देके लिखिए स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 1, दोनों तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए, अर्थात इनके बीच का कलांतर समान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, दोनों तरंगे कला संबंध होनी चाहिए, अर्थात इनके बीच का कलांतर समान होना चाहिए। नंबर 2, दोनों तरंगों के आयाम समान होना चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम समान होना चाहिए। नंबर 3, दोनों तरंगों के आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए, दोनों तरंगों के आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है स्टूडेंट, दोनों तरंगों के मूल प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए, दोनों तरंगों के मूल प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए, दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए, दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए। तो ये जो है स्टूडेंट शर्त है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए। चलिए, तो आगे हेडिंग देके एरो देके लिखिए उसमें स्टूडेंट कि प्रकाश के व्यतिकरण निम्न दो प्रकार के होते हैं।
प्रकाश के व्यतिकरण निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण में लिखिए समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे माध्यम के किसी पृष्ठ पर समान काला में अध्यारोपित हो, समान काला में अध्यारोपित हो तो परिणामी प्रकाश की तीव्रता थोड़ा बढ़ जाता है, परिणामी प्रकाश की तीव्रता थोड़ा बढ़ जाता है, तो इस घटना को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। तो इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, तो इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसमें हेडिंग ले लीजिए संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त, इसमें पॉइंट देके लिखिए पॉइंट नंबर 1, दोनों तरंगों के बीच कालांतर शून्य अथवा पाई का समगुणक होना चाहिए, दोनों तरंगों के बीच कालांतर शून्य अथवा पाई का समगुणक होना चाहिए, अर्थात क्या स्टूडेंट, डेल फाई का मान होना चाहिए आपका 0, पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इत्यादि। इसे स्टूडेंट दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, दूसरा पॉइंट लिखिए, दोनों तरंगों के बीच का पथांतर शून्य या λ/2 का समगुणक होना चाहिए, λ/2 का समगुणक होना चाहिए। जैसे में स्टूडेंट डेल एक्स बराबर हो जाएगा हम लोगों का 0, λ, 2 λ, 4 λ, 6 λ इत्यादि। ये जो है स्टूडेंट दोनों तरंगों के बीच का पथांतर है। तो हम लोग समझ चुके हैं स्टूडेंट कि संपोषी व्यतिकरण क्या है, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त क्या होता है। तो अगला हेडिंग आप लगा लीजिए स्टूडेंट आप लोग, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में लिखिए स्टूडेंट, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे माध्यम के किसी पृष्ठ पर विपरीत काला में अध्यारोपित हो, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे माध्यम के किसी पृष्ठ पर विपरीत काला में अध्यारोपित हो तो परिणामी प्रकाश की तीव्रता थोड़ा घट जाता है, तो परिणामी प्रकाश की तीव्रता थोड़ा घट जाता है, तो इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। चलिए समझ गए विनाशी व्यतिकरण। तो अब इसी में अगला हेडिंग ले लीजिए स्टूडेंट, विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त या विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त। इसमें भी दो पॉइंट है स्टूडेंट, पॉइंट देके लिखिए। पॉइंट नंबर 1, दोनों तरंगों के बीच कालांतर, दोनों तरंगों के बीच कालांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए, दोनों तरंगों के बीच का कालांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए, यानी कि डेल फाई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों का आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट, समझ गए। चलिए इसे मिटा देते हैं। नंबर 2, दोनों तरंगों के बीच पथांतर, दोनों तरंगों के बीच पथांतर λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए, λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए। जैसे में स्टूडेंट डेल एक्स का मान हो जाएगा हम लोगों का λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 इत्यादि। समझ गए स्टूडेंट। चलिए इसे भी मिटा देते हैं। अगला हेडिंग आप लोग बनाइए स्टूडेंट, जो 5 नंबर के लिए भी आई है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए अगला हेडिंग हम लोगों का होगा स्टूडेंट, थॉमस यंग का द्विझिरी प्रयोग, थॉमस यंग का द्विझिरी प्रयोग। तो चलिए स्टूडेंट पहले इसे हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं, फिर इसमें लिखेंगे। तो थॉमस यंग अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया है, तो ये देखिए थॉमस यंग कहा है स्टूडेंट कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर हम एक पर्दा रखते हैं, ध्यान दीजिए इधर, किसी प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक पर्दा रख लेते हैं, यहाँ पे ये प्रथम पर्दा है, प्रथम पर्दा से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा रख लेते हैं, दूसरे पर्दे से कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा रख लेते हैं, दूसरे पर्दे से कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा रख लेते हैं, प्रथम पर्दा,
द्वितीय पर्दा, अंतिम पर्दा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस तरह से थॉमस यंग जो है 3 पर्दा लिया। यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत ले लिया, और इस प्रकाश स्रोत से स्टूडेंट लाइट निकल रहा है, और लाइट इस तरह से बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, ये लाइट है हम लोगों का। तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रकाश स्रोत। और इस प्रकाश स्रोत में यहाँ पे पहले पर्दे में वो एक जगह पे छिद्र कर दिया स्टूडेंट, और दूसरा वाला पर्दा है इसमें 2 जगह पे छिद्र कर दिया, और तीसरे पर्दे पे एक स्पेक्ट्रम बना स्टूडेंट, और वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से बना। ये हम लोगों का स्क्रीन है। यहाँ पे इस तरह से कुछ जो है फ्रिंज की चौड़ाइयां बनी, फ्रिंजे बनी, जो कि समान चौड़ाई की है स्टूडेंट। जिसमें एक मान लीजिए कि ये कलर कर देते हैं हम, एक को खाली छोड़ देते हैं। जो कलर किए हैं उसका मतलब ये दीप्त फ्रिंज है स्टूडेंट, यानी कि चमकीला है। जो खाली है वो अदीप्त फ्रिंज है, यानी कि काली है। ये चमकीला है जिसको हम लोग दीप्त कहेंगे, और ये जो है काली है। इसमें जो कलर किया गया है स्टूडेंट उसको कहते हैं दीप्त फ्रिंज। जो खाली है उस सबको कहते हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहां से जब लाइट पास होता है स्टूडेंट, तो कहना है थॉमस यंग का कि लाइट ऐसे जाता है, ऐसे पास हो रहा है, फिर इसमें ऐसे लाइट पास हो रहा है, और इस तरह से लाइट आकर के ये स्क्रीन है ना स्टूडेंट, इस पे इस तरह का फ्रिंजे बनती है। यानी कि थॉमस यंग जो है अपने एक्सपेरिमेंट में बताया है, ध्यान से समझिए, कि एक प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पे एक पर्दा रख दिया, उस पर्दे में एक छोटा सा छिद्र किया, और उस पहले वाले पर्दे से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा रखा और उसमें 2 छिद्र किया, और दूसरे पर्दे में 2 छिद्र किया, तो दूसरे पर्दे से फिर कुछ दूरी पे एक अंतिम पर्दा रखा, जिस पर इस तरह की फ्रिंजें बनती है। चित्र में आपको समझाए हैं, और इसी चीज को आपको 3D में दिखा रहे हैं स्टूडेंट। पहले ये देखिए, आपने देखा जो हम इसमें चित्र में जो घटना दिखाए हैं, जैसे समझाए हैं, उसी तरह का उस पे फ्रिंज बना। यानी कि लाइट का ये एक गुण है, और आपका कंसेप्ट 3D वीडियो देख करके क्लियर हो गया होगा। तो इसके बारे में लिखा जाए स्टूडेंट, इसके बारे में लिखिए स्टूडेंट। प्रकाश के व्यतिकरण के घटना को प्राप्त करने के लिए, प्रकाश के व्यतिकरण के घटना को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस यंग ने, प्रकाश के व्यतिकरण के घटना को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में एक प्रयोग किया, जिसमें किसी प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर, जिसमें किसी प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर प्रथम पर्दा रखकर मध्य में एक संकीर्ण छिद्र किया, और प्रथम पर्दे से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा रखकर मध्य से समान दूरी पर 2 छिद्र किया, और दूसरे पर्दे से कुछ दूरी पर एक अंतिम पर्दा रखा,
और दूसरी पर्दे से कुछ दूरी पर एक अंतिम पर्दा रखा जिस पर प्रकाश के व्यतिकरण की घटना प्राप्त होता है, जिस पर प्रकाश के व्यतिकरण की घटना प्राप्त होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं प्रकाश का यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। थॉमस यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। द्विध्रुवी प्रयोग। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं स्टूडेंट। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।